भारत के गवर्नर जनरल भाग 2 में आप सभी का स्वागत है। मैं सचिन यादव स्काई के टीचिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। इससे पहले हमने पढ़े हैं 1805 तक के सभी गवर्नर, 1757 से 1805। अब हम पढ़ेंगे 1805 से 1856 तक के जितने भी गवर्नर हुए उन सभी के बारे में। शुरू करते हैं। सबसे पहले सर जॉर्ज बार्लो, जो 1805 में आए और 1807 तक रहे हैं। इसने हस्तक्षेप की नीति का कड़ाई से पालन किया और मराठों के साथ संबंध थे शांतिपूर्ण बनाए रखे। 1806 में बेल्लोर में सिपाही विद्रोह हुआ। ये बेल्लोर का जो सिपाही विद्रोह था, इसमें क्या हुआ था कि अंग्रेजों के द्वारा मना किया गया जो भी धार्मिक चिन्ह होते हैं, तिलक, कड़ा और इन सब चीज़ों को पहनने के लिए, कलावा इत्यादि को, बाली वगैरह पहनना मना किया गया, तो सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। ये 1806 का विद्रोह सर जॉर्ज बार्लो के समय में ही हुआ था। 1808 में मद्रास का गवर्नर बन गया। ये पहले तो गवर्नर जनरल था, बाद में इसका डिमोशन हो गया और ये मद्रास का गवर्नर जनरल बन गया। यही इसके टाइम पीरियड की मुख्य घटनाएं हैं। सर जॉर्ज बार्लो 1805 से 1807। इसके बाद आता है लॉर्ड मिंटो 1807 से 1813। 1809 में प्रसिद्ध अमृतसर की संधि रणजीत सिंह के साथ जो हुई है वो इन्हीं के टाइम पीरियड में हुई और ये संधि रणजीत सिंह की मौत तक बरकरार रही। इस पर अंग्रेजों की तरफ से चार्ल्स मेटकाफ ने हस्ताक्षर किए थे। 1813 का चार्टर एक्ट पास किया गया लॉर्ड मिंटो के समय में ही। 1813 का जो चार्टर एक्ट था, इसके तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की आज्ञा दे दी गई थी। अगर कहा जाए तो धर्म में हस्तक्षेप करने का प्रयास 1813 से शुरू हो गया था। इसके तहत 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए दिए गए और भी कई सारे प्रावधान किए गए थे। 1813 के चार्टर से ही प्रशासन जो था वो उस पर कमांड ब्रिटिश क्राउन की कसनी शुरू हो गई थी। यहीं से सुदृढ़ीकरण की शुरुआत होती है ब्रिटिश प्रशासन के। अगले लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 ईस्वी। हस्तक्षेप की नीति का परित्याग कर दिया और इनके समय में ही 1814 से 1816 में आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया, जो 1816 की सुगौली की संधि से समाप्त हुआ। इस संधि के बाद इसे मार्केस ऑफ हेस्टिंग की उपाधि दी गई थी। गढ़वाल, कुमायूं, शिमला, रानीखेत अंग्रेजों के अधिकार में आ गए और सिक्किम को इस युद्ध से स्वतंत्र कर दिया गया। और जो गोरखे थे उन्होंने ब्रिटिश रेजिडेंट को अपने यहाँ रखना स्वीकार किया काठमांडू में। इसके बाद इसी के शासनकाल की दूसरी घटना है पिंडारियों का दमन। पिंडारी शब्द जो है मराठा भाषा का शब्द है। पिंडारियों के लिए मैल्कम ने कहा था कि ये मराठा सेना के साथ में, मराठा शिकारियों के साथ में शिकारी कुत्ते हैं। मैल्कम का ये कथन था पिंडारियों को लेकर। पिंडारियों के दमन के लिए उत्तरी सेना की कमान जो है हेस्टिंग ने स्वयं ले ली थी अपने हाथ में और दक्षिणी सेना थॉमस हिस्लोप के अधीन थी और मैल्कम जो था वो हिस्लोप का सहायक था। इस समय 4 पिंडारी सरदार अत्यंत प्रमुख थे: चीतू, वासिल मोहम्मद, अमीर खां एवं करीम खां। चीतू को तो असीरगढ़ के जंगल में चीता ने खा लिया। बासिल मोहम्मद ने सिंधिया के यहाँ शरण ली, इसे सिंधिया ने अंग्रेजों को सौंप दिया। गाजीपुर जेल में इसने आत्महत्या कर ली बासिल मोहम्मद ने। करीम खान ने मैल्कम के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, उसे गोरखपुर में गौस की जागीर प्रदान कर दी गई। अमीर खान को भरतपुर में टोंग की जागीर दी गई। हीरू तथा बूरन 2 अन्य पिंडारी नेता थे, इनको भी समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार 1824 ईस्वी तक पिंडारियों का पूरी तरह से सफाया कर दिया गया। मराठा संघ का अंत। हेस्टिंग के टाइम में ही मराठों को तृतीय युद्ध में पराजित कर मराठा संघ को भंग कर दिया गया। यानी आंग्ल मराठा युद्ध तृतीय वाला हेस्टिंग के समय में ही हुआ। जो पेशवा बाजीराव द्वितीय जो थे, इनको मतलब जो है इन्होंने बासीन की संधि कर ही ली थी 1802 में। उसके बाद जब इनको शासक बनाया गया, जब अंग्रेजों ने इनके ऊपर लगाम कसी तो इन्होंने युद्ध कर दिया और इस युद्ध का दमन कर दिया गया बाद में और इन्हें गद्दी से उतार के कानपुर में बिठूर में बिठा दिया गया 18 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देकर। और जो सतारा की गद्दी थी उस पर शिवाजी के वंशज प्रताप सिंह को बिठा दिया गया। लॉर्ड एडम्स, ये स्थानापन्न गवर्नर थे, हेस्टिंग्स के बाद आए स्थानापन्न गवर्नर थे। इनके समय में बहुत ज़्यादा समय इनका है ही नहीं, तो इसके समय में प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया था। लॉर्ड एडम्स को प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के लिए जाना जाता है। लॉर्ड एमहर्स्ट भारत का पहला गवर्नर था जो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के से 1827 में बराबरी के स्तर से मिला। इसका मतलब ये है, पहले मुगल दरबार में जब भी कभी बादशाह नजर देता था तो रेजिडेंट को खड़ा होना पड़ता था या गवर्नर को खड़ा होना पड़ता था।
ये सम्राट से बराबरी के स्तर से मिला। इसने कहा आपकी बादशाह जो है नाम मात्र की है, और इसने नजर देते समय खड़े होने से मना कर दिया। इसके समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 लड़ा गया। 1826 में यांडबू की संधि से युद्ध समाप्त हो गया, आंग्ल बर्मा युद्ध, और बर्मा के कुछ क्षेत्र इनके अंतर्गत आ गए और मणिपुर को जो है स्वतंत्र कर दिया गया था आंग्ल बर्मा युद्ध में। 1824 में सैनिक छावनी बैरकपुर में सैनिक विद्रोह हुआ, और ये 1824 में ही कलकत्ता में सरकारी संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। इसके बाद आते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये आपके जो एमएस थे ये 1823 से 1828 ईस्वी तक रहे हैं, और ये इनके प्रमुख काल की प्रमुख घटनाएं हैं। इसके बाद आते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 ईस्वी। सती प्रथा का अंत। इसने 1829 में नियम 17 के द्वारा सती प्रथा का पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया सती प्रथा पर, कि सती प्रथा नहीं होगी। हमने आपको बताया कि 1813 से ही कार्यक्रम शुरू हो गए थे, धर्म में हस्तक्षेप किया जाने लगा था। तो 1829 में नियम 17 के तहत जो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया वो पहले बंगाल में लगाया गया, 1829 में मद्रास और बंबई में भी लगा दिया गया। तो इस तरह से 1830 ईस्वी में प्रतिबंध पूरे अंग्रेजी क्षेत्र में लगा दिया गया था सती प्रथा पर। ठगी प्रथा का अंत करने के लिए कर्नल स्लीमैन की नियुक्ति की गई। विलियम बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन की नियुक्ति करी। 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा का अंत हो गया। सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत। 1833 के चार्टर एक्ट की धारा 87 के द्वारा योग्यता को सेवा का आधार स्वीकार कर लिया गया, यानी जो भारतीय थे उनके साथ जन्म स्थान जाति इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अभी तक जो था उच्च पदों पर भारतीयों को सेवा देने का अवसर नहीं मिलता था, लेकिन अब भारतीयों को भी उच्च पदों पर सेवा देने का अवसर मिलेगा। तो अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाना। 7 मार्च 1835 के एक प्रस्ताव द्वारा अंग्रेजों को भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम जो है अंग्रेजी को बना दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनके टाइम पीरियड की बहुत सारी घटनाएं हमें पढ़नी है। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835 में की गई। रुड़की में पहले इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई। भारतीय रियासतों के प्रति जो नीति थी इनकी वो ये थी कि ये अव्यवस्था का आरोप लगाया इन्होंने कई सारी जगह पर, और 1831 में इन्होंने मैसूर को, 34 में कुर्ग तथा कछार वाली रियासतों को जो है अपने प्रदेश में मिला लिया। तो अगर कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है पिछले एग्जाम में, मतलब मैसूर का जो विलय है वो किसके शासनकाल में हुआ, तो विलियम बेंटिक के समय में हुआ था। कुर्ग ये आसाम वाला क्षेत्र है। संभागीय आयुक्त की नियुक्ति की गई। विधि आयोग का गठन किया गया। अच्छा, विधि आयोग का गठन इन्हीं के समय में हुआ है, तो इसलिए सैद्धांतिक रूप से विधि के शासन को लागू करने का श्रेय विलियम बेंटिक को दिया जाता है। कॉर्नवालिस द्वारा बनाई गई जो सर्किट कोड को खत्म कर दिया इन्होंने। जो कॉर्नवालिस ने सर्किट कोड बनाई थी कि 4 सर्किट कोड बनाई थी बंगाल में 4 हिस्सों में डिवाइड करके, उन सर्किट कोड को खत्म कर दिया, और न्यायालय में जो फारसी भाषा का प्रयोग होता था वो देसी भाषाओं को उसकी जगह पर अपना लिया गया। 10वां बिंदु है इनके समय का, 1833 के चार्टर द्वारा सत्ता का पूर्ण केंद्रीकरण कर दिया गया। सत्ता का पूर्ण केंद्रीकरण मतलब 1833 के चार्टर द्वारा जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसीलिए लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। इस प्रकार ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो अब इस पर क्वेश्चन कई तरह से बनता है। बंगाल का पहला गवर्नर क्लाइव, बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल के अंतिम गवर्नर तो वारेन हेस्टिंग्स। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। आगे चार्ल्स मेटकाफ आते हैं 1835 से 36 ईस्वी। आपने देखा कि इनका कार्यकाल जो है विलियम बेंटिक का 1828 से 1835 है। चार्ल्स मेटकाफ 1835 से 1836 ईस्वी। इसने जो भी प्रेस पर प्रतिबंध लगाए गए थे 1823 में वो सारे प्रतिबंध हटा दिए, सारे नियम हटा दिए। समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में इसे जाना जाता है, और एक ही साल ये रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम इनके कार्यकाल में नहीं हुआ। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध इन्हीं के समय में लड़ा गया। 1838 से 42 ईस्वी तक ये युद्ध चला। इसी में फिर त्रिपक्षीय संधि हुई शाह शुजा, रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य में।
तो इसमें शाह शुजा को अफगानिस्तान की गद्दी पर बिठाना तय हुआ। रणजीत सिंह बाद में संधि से अलग हो गए थे, शाह शुजा को इस गद्दी पर बिठा दिया गया। और इस युद्ध को इंस ने, एक इंस अंग्रेजी दार्शनिक हैं, उन्होंने कहा कि ये सबसे मूर्खतापूर्ण लड़ा गया युद्ध था अंग्रेजों द्वारा। शेरशाह सूरी मार्ग का, इसमें बहुत ज्यादा अंग्रेजों को क्षति हुई थी प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध में। शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर जीटी रोड किया गया लॉर्ड ऑकलैंड के समय में, और इसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया था। ये थी लॉर्ड ऑकलैंड के समय की प्रमुख घटनाएं, और ऑकलैंड का टाइम पीरियड है 1836 से 1842। लॉर्ड एलन बरो 1842 से 1844 ईस्वी तक ये रहे। इनका उपनाम है ओल्ड मैन इन हरी। ओल्ड मैन इन हरी इनका उपनाम है। सिंध विलय का काम इन्हीं के समय में हुआ। इसके समय में 1843 ईस्वी में सिंध का विलय कर लिया गया। दास प्रथा का अंत कर दिया गया नियम 5 के द्वारा, अधिनियम 5 के द्वारा। 1843 के अधिनियम 5 के द्वारा दास प्रथा पर रोक लगा दी गई, अंत कर दिया गया पूरी तरह से। ग्रामीण शिक्षा के विकास के लिए देसी भाषाओं में शिक्षा की व्यवस्था की गई, और इसके लिए एक योजना प्रस्तुत की गई थी, थॉमसन योजना। थॉमसन योजना जो है प्रस्तुत की गई थी लॉर्ड एलन बरो के समय में। लॉर्ड एलन बरो के बाद में लॉर्ड हार्डिंग प्रथम आते हैं, क्योंकि हार्डिंग एक और भी हैं, आपने पढ़ा होगा। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में वो जो राजधानी परिवर्तन टाइम पीरियड था, तो इसलिए लॉर्ड हार्डिंग प्रथम 1844 से 1848 ईस्वी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 एवं लाहौर की संधि इन्हीं के टाइम पीरियड में हुई। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया। आप देख लीजिए हार्डिंग के समय में क्या हुआ, आंग्ल सिख युद्ध शुरू हो गए, क्योंकि रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई और यहीं से आंग्ल सिख युद्ध प्रारंभ हो गया, और लाहौर की संधि से यह युद्ध समाप्त हुआ। नरवली का दमन कर दिया गया। हार्डिंग के समय में खोंड जनजाति में जो प्रचलित थी नरबली, उस प्रथा का दमन कर दिया गया। इसके लिए कैंपबेल की नियुक्ति करी गई थी कि नर की बलि ना दी जा सके, मानव बलि ना दी जा सके, उसको प्रतिबंधित कर दिया गया। ये खोंड जनजाति में चलती थी। इसी कारण बाद में खोंड विद्रोह भी हुआ है। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856। लॉर्ड डलहौजी 36 वर्ष की कम आयु में ही भारत का गवर्नर जनरल बना था, और देखा जाए तो इसने न्याय अन्याय का भेद किए बगैर भारत में अंग्रेजी शासन के विस्तार की नीतियां अपनाई, और पंजाब का विलय किया 1852 में। पंजाब पे अधिकार कर लिया। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध इसी के समय में लड़ा गया। जो लोअर बर्मा है, पीगू का विलय कर लिया गया, और लोअर बर्मा और पीगू का विलय कर लिया गया अंग्रेजी शासन में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 दूसरा सिख युद्ध लड़ा गया। पंजाब का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया गया, और दिलीप सिंह को पेंशनर बना के बिठा दिया गया, जो अंतिम सिख शासक रहे हैं। सिक्किम, डलहौजी ने 1850 में सिक्किम राज्य के कुछ दूरवर्ती प्रदेश, जिनमें दार्जिलिंग आज शामिल है, भारत में शामिल किए। इसका वास्तविक नाम अगर पूछा जाए तो इसका वास्तविक नाम है जेम्स एंड्रयू ब्राउन रैमजे या रामसे। ये इसका वास्तविक नाम है, पूरा लंबा नाम। लॉर्ड डलहौजी के संक्षिप्त नाम से इसको ज्यादा ख्याति प्राप्त हुई। शासन काल आप देख ही रहे हैं 1848 से 56, काफी सारे काम किए इसने, इसको काफी विस्तृत तरीके से पढ़ना पड़ेगा। राज्य हड़पने की नीति, ये क्या नीति थी? इसके तहत जो अंग्रेज अधिकृत क्षेत्र थे, उनमें जो प्रशासक थे, शासक थे, उनको गोद लेने के लिए अंग्रेज सरकार से अनुमति लेनी थी। अनुमति लेकर ही उनको गोद लेने की अनुमति दी जाती थी। इस तरह कुछ प्रावधान किया गया था, और गोद लेना एक तरीके से निषेध कर दिया गया था। बहुत सारे अंग्रेजी शासक गोद नहीं ले पा रहे थे। तो इसने इस तरह से किन किन राज्य हड़पने की नीति के अंतर्गत किन किन रियासतों का विलय करा, देखते हैं। सतारा का 1848 ईस्वी में विलय कर लिया गया। यहाँ के राजा जो थे अप्पा साहब थे। जैतपुर का 1849 में, मध्य प्रदेश में स्थित है ये जैतपुर। और संबलपुर 1849 में उड़ीसा में स्थित है। शासक नारायण सिंह थे इसके, जब इसका विलय किया गया। बघाट 1850 ईस्वी पंजाब में स्थित है। कैनिंग ने इसको बाद में वापस कर दिया था। 1850 में पंजाब में स्थित बघाट को भी इसने विलय किया था। उदयपुर और बघाट को कैनिंग ने वापस किया था। 1850 में बघाट को विलय किया गया, उदयपुर को 1852 में विलय किया गया। उदयपुर जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और झांसी 1853 में विलय किया गया, यहाँ के शासक थे गंगाधर राव। और नागपुर को 1854 में विलय किया गया, यहाँ के शासक थे रघुजी तृतीय। अवध को 1856 में आउटरम की कुशासन की रिपोर्ट के आधार पर इसने अपने शासन में मिला लिया।
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे उसने डलहौजी को करौली की विलय की आज्ञा नहीं दी थी। ये थी राज्य हड़पने की नीति के अंतर्गत जो भी राज्य इसने हड़पे हैं, अंग्रेजी शासन में मिला लिए। तो एक बार हम इसको सीरियल से देखना चाहें तो सतारा 1848, जैतपुर 1849, संभल 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854 और अवध 1856। सबसे पहले सतारा, अंत में अवध। सतारा, जैतपुर, संभल, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध। ठीक है, आगे देखते हैं। डलहौजी ने गवर्नर पर कार्य के बोझ को कम करने के उद्देश्य से बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की व्यवस्था की। सैन्य सुधार, कोलकाता में स्थित तोपखाने का कार्यालय मेरठ में तथा सेना का मुख्य कार्यालय शिमला में स्थापित किया गया। कहने का मतलब जो तोपखाना था वो पहले कलकत्ता में होता था, तो तोपखाने का कार्यालय मेरठ में स्थानांतरित कर दिया और सेना का मुख्य कार्यालय शिमला में स्थानांतरित कर दिया। इसी के साथ शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया। तो ये थे सैन्य सुधार। शिमला शिक्षा संबंधी कुछ सुधार इसी के टाइम पीरियड में हुए हैं। 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच जो विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित था आया, इसका पारित किया गया इसी के समय में 1854 में। मैकाले का जो टपकन सिद्धांत था उसको समाप्त कर दिया गया। ये टपकन सिद्धांत कुछ इस तरह से था, शिक्षा का प्रसार ऊपर से नीचे की ओर छन के होना चाहिए, टपक टपक के, इस तरह से कुछ टपकन सिद्धांत था मैकाले का, इसको समाप्त कर दिया गया और चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में लाया गया। और इसी के तहत 1854 में आप आगे देखेंगे कि एक शिक्षा आयोग का भी गठन किया गया इसी के समय में। उपाधियों और पेंशनों का अंत किया गया। पहली रेलवे लाइन इसी के शासनकाल में बिछी है, मुंबई से थाने के मध्य, 1853 ईस्वी में, और ये जो थी 34 किलोमीटर की लगभग लाइन थी। इसके बाद 1854 में कोलकाता से रानीगंज के बीच दूसरी लाइन बिछाई गई। डाक सुधार, डाक को लेकर इसने काम किया। 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया, पोस्ट ऑफिस एक्ट, और डाक टिकट की व्यवस्था की गई। और इसमें क्या था, 2 पैसे की दर पर कहीं भी पत्र भेजने की सुविधा प्रदान की गई थी। यह था डाक को लेकर सुधार। विद्युत तार सेवा प्रारंभ की गई। प्रथम तार सेवा 1853 में कलकत्ता से आगरा के लिए चलाई गई। एक विद्रोही ने कहा भी था कि इस तार ने 1857 के विद्रोह में कि इस तार ने हमारा गला घोट दिया, सूचनाओं का आदान प्रदान तेजी से हो जाता था, ऐसा कुछ करके। खैर हम आगे देखते हैं और क्या काम उसके काल में हुए। सार्वजनिक निर्माण विभाग, पहली बार एक सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया जिसका कार्य सैनिक बोर्ड पर था। और एक कार्य इसका जो था सैनिक बोर्ड देखता था। सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD बनाया गया और इसके तहत गंग नहर का निर्माण कार्य पूरा किया गया। भारत के बंदरगाहों को विदेशी व्यापार के लिए खोल दिया गया। एक ये वाणिज्यिक सुधार था इसके टाइम पीरियड का कि विदेशी व्यापार के लिए अपने भारत के बंदरगाहों को खोल दिया गया। और जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम था उसका मसौदा 1856 में ही इसी के टाइम पीरियड में तैयार किया गया, हालांकि इसको लागू कैनिंग के समय में किया गया बाद में। संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। ये 1855 से 56 के पीरियड में घटी थी। बंगाल, मुर्शिदाबाद, बिहार, भागलपुर जिलों में इसका मतलब जो विद्रोह हुआ था। ये इसको पहाड़िया विद्रोह या पहाड़िया जागड़ करके जानते हैं। जागड़ का अर्थ मतलब जो है विद्रोह ही होता है पहाड़ी भाषा में शायद। तो ये पहाड़िया विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। संथाल विद्रोह को 1855 से 56 में चला। बंगाल, मुर्शिदाबाद, बिहार के भागलपुर जिलों में ये चला था। 1855 में कैप्टन अलेक्जेंडर ने इसका दमन करने का प्रयास किया। और इस विद्रोह के अगर प्रमुख नेताओं की बात करी जाए तो जावरा, ये हुआ होगा जावरा पहाड़िया, ये पहाड़िया थे, जावरा पहाड़िया, और तिलक मांझी इसके मतलब जो विद्रोह के नेता रहे थे। और संथाल विद्रोह में एक घटना बहुत फेमस है। 600 संथाल लोगों ने करीब 50 अंग्रेजों पर हमला किया था। और इसके बाद में इन संथालों को शांत करने के लिए किया गया भागलपुर जिले का बहुत सारा क्षेत्र और वीरभूमि जिले का क्षेत्र मिला के एक परगना बनाने का प्रयास किया गया था, संथाल परगना इसके अंतर्गत, और उनको उसको संतुष्ट करने की कोशिश की गई। इस तरह हमने देखा, आप सभी ने भारत के जो महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल थे उनका अध्ययन किया। इसके बाद 1857 का विद्रोह होता है। 1858 का चार्टर एक्ट आता है। चार्टर नहीं, उसको अधिनियम बुलाया जाता है, क्योंकि तब शासन जो है क्राउन के अधीन पहुंच जाता है और यहाँ से कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है। तो 1858 के आगे के जो भी गवर्नर जनरल हुए हैं उनको वायसराय भी कहा जाता है, क्योंकि वो ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि होते थे। ब्रिटिश
राजा के प्रतिनिधि के तौर पर देसी रियासतों के शासकों से मिला करते थे। तो ये तो अभी आगे का जो पार्ट है वायसराय वाला वो आना शेष है।